नमस्कार बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का परिचय। वैसे आप इनसे परिचित हैं, मैं आपको याद दिलाऊं। आपने इनकी कहानी कोई पढ़ी है? कौन सी पढ़ी, याद है आपको? किसी को याद है? आपने इनकी कौन सी कहानी पढ़ी है? उसने कहा था। आपने इनकी कौन सी कहानी पढ़ी है? उसने कहा था। अब देखिए, सन 1883 से 1922 तक का जो समय है वो इन्होंने जिया है। 1883 में इनका जन्म हुआ, 1922 में इनकी मृत्यु हुई। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। गुलेरी जी बहुभाषाविद थे, अर्थात बहुत सारी भाषाओं का इनको ज्ञान था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच आदि भाषाओं में भी उनकी अच्छी गति थी। वे संस्कृत के पंडित थे। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व उनका प्रिय विषय था। उनकी गहरी रुचि भाषा विज्ञान में थी। गुलेरी जी की सृजनशीलता के 4 मुख्य पड़ाव हैं: समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा और नागरिक प्रचारणी पत्रिका। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का रचनाकार व्यक्तित्व बहुविध उभर कर सामने आया। उन्होंने उत्कृष्ट निबंधों के अतिरिक्त 3 कहानियां, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था भी हिंदी जगत को दी। सिर्फ उसने कहा था कहानी तो गुलेरी जी का पर्याय ही बन चुकी है। अर्थात उनकी जो ये कहानी है ना, उसने कहा था, इस कहानी से मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही मैम, सिर्फ पीडीएफ है। एक मिनट, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अभी दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो गुलेरी जी जो है उनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई कहानी है तो वो है उसने कहा था। गुलेरी जी की मतलब इन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन कम में ही इतना अच्छा लिखा कि इनकी प्रसिद्धि हो गई थी। ठीक है, गुलेरी जी की विद्वता का ही प्रमाण और प्रभाव था कि उन्होंने 1904 से 1922 तक अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों में अध्यापन कार्य किया। इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित हुए और पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। ये इनका जो है जीवन की जो उपलब्धियां थी वो यहाँ पर बताई गई है। अब जो इनकी कहानी है सुमिरन के मन के नाम से 3 लघु निबंध हैं: बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य है शिक्षा ग्रहण की सही उम्र। लेखक मानता है कि हमें व्यक्ति की मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं, हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से ये बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाए। सहज पके सो मीठा हो, अपने आप जो पकता है वही फल मीठा होता है। अगर समय से पहले ही हम किसी बच्चे को बहुत सारी शिक्षा देना चाहते हैं और उसको बहुत सारा ज्ञान उसके अंदर भर देना चाहते हैं तो वो सही नहीं है। वो उसको या तो रटेगा या कुछ करेगा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम मुझे याद आता है, एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा था। उस छोटे से बच्चे को
एक इंटरव्यू उसका टीवी पर चल रहा था, उसका एक इंटरव्यू लिया जाना था और ये बात ये हुई थी उस इंटरव्यू में, मतलब इसलिए इंटरव्यू लिया जाने वाला था। शायद आपने नाम भी सुना होगा, चाणक्य करके एक बच्चा बहुत आ रहा है अभी, चाणक्य नाम का। लेकिन ये बात चाणक्य से रिलेटेड नहीं है, ये बात तो यूं ही कि बच्चों पर हम शिक्षा को कैसे लाद देते हैं, हम उसका बचपन छीन लेते हैं, हम उसके मनोभाव को, उसकी रुचियों को, उसकी इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं, उसका बचपन मार देते हैं। तो इस तरह की जो बात है, तो क्या हुआ कि एक बार एक इंटरव्यू होना था और इंटरव्यू क्या होना था कि इस बच्चे से आप किसी भी तरह के प्रश्न पूछे, आप इतिहास के, आप भूगोल के, आप इस तरह के जो ये बात रखी गई थी, आप इससे कोई भी प्रश्न पूछे। तो एक टीम गठित की गई जो टीम उसके टीवी पर इंटरव्यू के दौरान प्रश्न पूछने वाली थी और वो बच्चा एक के बाद एक सही जवाब देता गया। ठीक है, क्योंकि वो सारे के सारे जवाब उसको रटवाए हुए थे। तो जो एक शिक्षक था, मतलब एक जो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति था, वो ये सोच करके दंग था कि इस बच्चे का बचपन कहाँ गया। वो ये सोच रहा था कि इसको कितना रटवा दिया गया है, इसमें अभी से ही इतनी सारी चीजों को कैसे रटत होता है इसको बना दिया गया है। ठीक है, इस तरह से वो सोच रहा था और पता नहीं क्यों उसने ऐसे ही उस बच्चे से प्रश्न किया, जबकि वो उनकी प्रश्न की श्रृंखला में नहीं था, उनकी एनवेलप में वो प्रश्न नहीं था। उसने पूछा कि जब तुम ये जीत जाओगे तो तुम्हें जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से तुम क्या करोगे। तब उसने पहले तो वो चुप हो गया क्योंकि उसको रटवाया गया नहीं था, वो प्रश्न उसके रटवाए हुए, वो उसका रचनात्मक प्रश्न था, उसको परखने का प्रश्न था, उस बच्चे के मन को जानने का प्रश्न था कि उस बच्चे के मन में आखिर चल क्या रहा है। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि मैं लड्डू खरीदूंगा। उस बच्चे ने उस प्रश्न का जवाब क्या दिया कि मैं लड्डू खरीदूंगा। अब जो जिसने प्रश्न किया था वो व्यक्ति बहुत संतुष्ट हुआ, वो उससे इतना बड़ा इंटरव्यू लेकर के उसको संतुष्ट नहीं हुई थी, उससे तो वो चिंतित हो गया था। उसको लगा था कि ये बच्चा होगा क्या इसका, ये तो एक मतलब वो कहीं रिकॉर्डर बन गया है ये तो, है ना, एक तरह से इसका बचपन कहाँ गया। फिर जब उस बच्चे ने ये कहा कि मैं लड्डू लूंगा, मैं लड्डू खाऊंगा, मतलब लड्डू खरीदूंगा, तो नहीं ये नहीं कहा था, इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछा गया था, भाई पुरस्कार के रूप में तुम क्या पाना चाहोगे या क्या लेना चाहोगे, तो उसने लड्डू कहा। मतलब ये कैसे भी करके आप उसको समझपुर में जाके उसने लड्डू कहा। तो वो जो प्रश्न करता था वो बड़ा संतुष्ट हुआ, उसने गहरी लंबी सांस ली और खुश हुआ कि हाँ अभी संभावना है इस बच्चे में विकसित होने की, अभी संभावना है इसमें अंकुर फूटने की, अभी संभावना है कि इसमें बचपन जिंदा है, अभी ये पूरी तरह से मशीन नहीं बना है। तो वही चीज है, कुछ ऐसी ही बात थी कि जो शिक्षा है वो बच्चों पर कभी भी लादनी नहीं चाहिए। ये गुलेरी जी के अपने स्वयं के विचार हैं कि बच्चों की रुचि पैदा करने वाले उनके बीज डाले जाए, सहज पके सो मीठा हो, वही फल मीठा होता है जो अपने आप अपने तरीके से पकता है। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। दूसरी जो कहानी है इनकी घड़ी के पुर्जे, उसमें उन्होंने धर्म से रिलेटेड जो धर्म उपदेशक होते हैं उनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं उनको एक घड़ी के माध्यम से प्रकट किया है। ढेले चुन लो, एक कहानी क्या है इसमें, ढेले चुन लो। ढेले जानते हो, ढेले होते हैं मिट्टी के डले, इकट्ठी मिट्टी जो एक पत्थर के रूप में होती है, ये मिट्टी, ये ढेले होते हैं। ढेले चुन लो में लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की गई है। बहुत सारी पुरानी परंपराएं और मान्यताएं आपके गांव में, आपके वहां पर भी होंगी, रही होंगी और आप देखते होंगे और आपको बुरी भी लगती होंगी। तो बताना आपकी यहाँ की ऐसी कौन सी परंपरा है जो बड़ी अजीब लगती है आपको, बड़ी बुरी लगती है आपको, यूं ही लगती है कि ये क्या है, इसका ना पैर ना पूछ, ये ऐसी परंपरा क्यों है। तो अगर ऐसी कोई परंपरा है तो आप मुझे बताइएगा। तीनों निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली सरल बोलचाल की होते हुए भी गंभीर ढंग से विषय परिवर्तन करने वाली है। अब हम चलते हैं इनके पहले निबंध की ओर, सुमिरने के मन के, जिसमें से सुमिरनी क्या होती है बेटा, ये इसका अर्थ बता देती हूँ आपने देखा है कि एक माला होती है, राम 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 स्मरण करते हैं, सुमरते हैं और उसको एक
ऐसा गोमुख बना हुआ एक थैला होता है, लाल रंग की थैली होती है जो हाथ में डाल के रखते हैं और उसमें माला फेरते रहते हैं, जो भी नाम की। और मणके यानी मोती, नित्य प्रतिदिन सुमेरने वाली माला के मोती। ठीक है, तो ये देखिए बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था, मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां की प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। हो सकता है कि यही वही कहानी हो, मुझे इस तरीके से ध्यान आ गई हो। देखते हैं क्या है। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थी, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वे सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी की 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। मतलब उसने हर चीज बता दी जो उससे पूछी गई, विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, है ना, ज्योग्राफी की। ध्यान देना, आध्यात्मिक बात भी बता गया। धर्म के 10 लक्षण सुना दिए उसने। 9 रस, नवरस, हिंदी में 9 रस है ना आपके, उनके उदाहरण दे दिए उसने। पानी की 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उसमें मछलियों की प्राण रक्षा का कारण बता दिया उसने कि है ना, समुद्र में जब पानी इतना ठंडा हो जाता, बर्फ जम जाती, फिर भी उसके अंदर मछलियां जीवित कैसे रह पाती हैं, ये भी बता दिया उसने। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान बता दिया उसने। ठीक है, अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ भी उसने बता दिया। ठीक है, और क्या बताया उसने, और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा भी सुना गया। और यह पूछा गया कि तू क्या करेगा, तो बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। उसने क्या बताया, जो उसको उत्तर सिखाया गया था, मैं यावत जन्म भर क्या करूंगा, लोक सेवा करूंगा। सभी वाह वाह करते सुन रहे थे। पिता का हृदय उल्लास से भर गया। एक वृद्ध महाशय ने सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे, मतलब अब तू जो इनाम चाहेगा वही देंगे हम तुझे। तो बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखे हुए पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। उन सब की अपेक्षा क्या थी, शायद ये कोई बुक मांगेगा, पूरे दिन इसको पढ़ाया जाता है, ये पढ़ता रहता है, तो शायद कोई बुक मांगेगा। ठीक है, बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। उन्होंने क्या देखा कि बालक के मुख पर अलग अलग तरह के रंग आ रहे थे। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ था हृदय में, कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई। कृत्रिम भाव भी उभर करके आ रहे थे और स्वाभाविक भाव भी, मनोभाव भी उसके उभर करके आ रहे थे, और उन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। उसके चेहरे पर हाव भाव अदल बदल रहे थे। ठीक है, कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, मतलब उसका नकली पर्दा हट गया। नकली पर्दा कौन सा था उसका, कि उसको चीजें रटा दी गई थी। वो सच्चा बालक नहीं था, वो बालक उसको बनाया गया था। माता पिता जो चाहते थे ना, वो बालक था। वो वास्तव में जो बालक था वो तो अब आएगा अपने सामने। सच में बालक कैसा है वो, ठीक है ना, वो तो उसके माता पिता ने जो उसको बनाया है, ये तो वो बालक है। तो उसने कुछ खास कर गला साफ करके अपना नकली पर्दा हट जाने पर और आश्चर्यचकित होकर के उसने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए कि इसने क्या मांगा तो लड्डू मांगा। इतने समय तक मेरा विश्वास घुट रहा था। लेखक क्या कह रहे हैं कि इतनी देर से मेरा विश्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गए। हालांकि वो उसका गला घोटने के लिए उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन बालक बच गया। उन्होंने ये बात क्यों कही है कि अभी उसके अंदर उसका बचपन जिंदा है। वो बालक अभी पूरी तरह से मशीन नहीं बना है, बच गया वो।
मशीन बनने से। सबने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। अब यहाँ पर इस लाइन को बहुत अच्छे से समझना होगा, आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि इस लाइन में लेकर क्या कहना चाहता है। तो इस लाइन में लेखक जो कहना चाहता है वो सुनिए आप। लेखक ने बताया कि वह लड्डू की जो पुकार थी ना, वो जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर। मरमर क्या होता है वो समझना होगा आपको। एक कोमल पत्ते जब आपस में ऐसे एक मरमराहट की सी आवाज आती है, वो जब हिलते हैं, वो जब लहराते हैं, तब उनके अंदर जो एक बहुत ही सुंदर मधुर कोमल ध्वनि, कोमल मरमराहट उसकी जो होती है, कोमल स्पर्श जो उसका होता है, उसको यहाँ पर बताया गया है। और उसके अंदर जो ध्वनि आएगी वो कैसी होगी, एकदम कानों को सुख आनंद और रस पहुंचाने वाली, क्योंकि उसके अंदर सजीवता है, जीवंतता है, वो सजीव है, ठीक है ना। लेकिन काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। अब काठ की अलमारी क्या है यहाँ पर? काठ की अलमारी क्या है? वृक्ष के काटे जाने के बाद वृक्ष को मार करके, वृक्ष का जीवन नष्ट करके फिर इंसान ने उसको बनाया है। इस वजह से उसमें से कैसी ध्वनि निकलती है? खड़खड़ाहट की, जो कानों को अच्छी नहीं लगती, निर्जीव ध्वनि निकलती है। बेशक उसको इंसान ने अपनी कलाकारी से उसको बहुत सुंदर आकार देकर के उसको बना दिया, लेकिन पेड़ की सजीव जीवन का, उसके अंदर निकलने वाले कोमल पत्तों की जो सुंदरता है, उसकी जो कोमलता है, उसका जो आनंद है, वो लकड़ी की अलमारी में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो वैसे ही जो बच्चा वो बनाने जा रहे हैं, जैसा रट्टू बच्चा वो बनाने जा रहे हैं, है ना, अपनी योग्यताओं को उस पर थोपने जा रहे हैं, उससे वो मर जाएगा, वो काठ की अलमारी बन जाएगा, उसका बचपन नष्ट हो जाएगा, उसका बचपन मर जाएगा, ठीक है। फिर वो बच्चा नहीं बचेगा। इस प्रकार से इसमें बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बात बताई गई है कि जो है बच्चों पर शिक्षा को थोपना नहीं चाहिए, अनावश्यक चीजों को उनको रटने, याद करने, सीखने, इनकी प्रवृत्तियां उनमें नहीं डालनी चाहिए। हमारी इमेज खराब होती है, तुम्हें इतनी % लेकर के आनी है, या तुम्हें ऐसा करना है, या तुम्हारी परसेंटेज उससे कम क्यों रह गई, इन सब चीजों के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें बच्चे की योग्यता को पहचानना चाहिए कि उस बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी है, उस बच्चे को क्या चीज अच्छी लगती है, वो किस चीज में ज्यादा अच्छा है, उस चीज को करने के लिए उसको प्रेरित करना चाहिए, उधर उसकी ज्ञान का विकास करना चाहिए, उसकी ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अब दूसरी जो कहानी है घड़ी के पुर्जे, वो हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। अब घड़ी के पुर्जे कहानी के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? धर्म को लेकर के जो लोगों ने एक विचित्र मानसिकता समाज के अंदर फैला रखी है, वे अपने अलग अलग नियम, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीतियां, रूढ़ियां, रिवाज ये बनाते हैं, उन सब को लेकर के एक प्रतीक के माध्यम से, घड़ी के माध्यम से ये बात उन्होंने समझाई है। अब मैं चर्चा करती हूँ इसी की, बालक बच गया। तो इसकी शीर्षक को लेकर के बात करते हैं अपन कि इसका जो शीर्षक, आपसे पूछा जाए कि इसका शीर्षक है बालक बच गया, इससे आप क्या समझते हैं, या इसका शीर्षक कैसा लगा आपको? तो बहुत सरल, सरस और अलग है एकदम से। जो चीज हम इस शीर्षक को पढ़ करके हमारे दिमाग में आती है, वो जब हमें आगे इसकी जो कहानी है या इसकी जो विषय वस्तु है, जब हमें उसमें नहीं मिलता, तो हमारी रुचि और बढ़ती है जानने की कि आखिर इसमें क्या बात है। तो यहाँ पर बालक बच गया जो शीर्षक है, बड़ा ही आकर्षक है, रोचक है, जिज्ञासावर्धक है ना, और हम अंत तक जुड़े रहते हैं, बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही गहन अर्थ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ जो चर्चा की गई है उसमें हम देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया है कि एक बालक बचने से तात्पर्य बालक किसी मृत्यु के मुख में नहीं जा रहा था, या बालक कोई गलत कार्य नहीं कर रहा था, या बालक को कोई मार नहीं रहा था। यहाँ पर बालक की बचने से तात्पर्य क्या है कि उसका बचपन,
उसके स्वयं विकसित होने की जो प्रवृत्ति है, उसकी जीवनी शक्ति है, जिससे वो स्वयं प्रस्फुटित होगा, स्वयं विकसित होगा, वो उसका जो स्वरूप है, वो उसका जो भाव है, वो बच गया। उसको बचने की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है ना। अब जो अगला है घड़ी की पुर्जे, वो हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आज आपकी कक्षा का समय भी समाप्त हुआ।